हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है लेकर के आए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का क्लास। आप सभी को पता है कि जो प्रयोगशाला परिचारक का क्लास जो हम चला रहे हैं, सीरीज जो हम चला रहे हैं, उसमें कुछ क्लासेस मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक सेपरेट जो है उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्रयोगशाला परिचारक का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप 1 बाय 1 सारे क्लासेस जो है देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे और देखिए, यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो कार्य रहेगा, वर्क रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है, सामान्य विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्य और कार्य से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, कार्य या वर्क से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आज का हमारा जो क्लास स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक निकाल लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि नोटबुक जब तक आप नहीं रखेंगे अपने पास और जब तक आप अपने से नोट्स नहीं बनाएंगे समझते हुए चीजों को, तब तक व्यर्थ हो जाएगा आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना। ठीक है, तो देखिए, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, वर्क जिसको कहते हैं। कार्य एक तरह का ऐसा भौतिक प्रक्रिया है, कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तब अगर वस्तु जो है एक स्थान से खिसक करके किसी दूसरे स्थान तक चली जाती है, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ है। चीजों को समझ रहे हैं? ठीक है, कार्य हुआ है कब कहा जाएगा कि जब हम किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाते हैं, हमारे द्वारा बल लगाने के पश्चात यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है मतलब अगर किसी एक स्थान पर था, वो इस स्थान से खिसक करके इधर कहीं आ गया, तब जाकर के हम बोलेंगे कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल वहां कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, तो इसका परिभाषा बन जाता है। देखिए क्या होता है, 1 बाय 1 समझते हैं। कार्य क्या है? सबसे पहली एक कार्य जो है भौतिक क्रिया है। ठीक है, समझिएगा बात को। कार्य क्या है? भौतिक क्रिया है, और भौतिक क्रिया है तो उसको भी हम परिभाषा भी यहाँ पे लिखा देंगे, आपको टेंशन ना लीजिए। भौतिक क्रिया है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, याद रखिएगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं, हमारे पास एक वस्तु आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बोर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, मान लो हम इसको ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बल इधर से लगा रहे हैं, बल फोर्स जिसको कहते हैं, एफ से दर्शा रहा हूं मैं इसको, बल को फोर्स कहते हैं। बल लगा रहा हूं मैं इधर, इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ये वस्तु अपने इस स्थान पर जहां अभी है वर्तमान में, एक ए स्थान पर है, और वो खिसक करके कहाँ पहुंच जाता है, मान लो यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ए से खिसक करके बी पे आ जाता है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ए से खिसक करके बी में पहुंच गया, यहाँ से हट करके वस्तु जो है यहाँ आ गया, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, तो कार्य क्या है? अब परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। कार्य एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाने से उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसको विस्थापित किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या है? एक भौतिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तब ये जो है कार्य कहलाता है। क्लियर हुआ? कार्य के जो दो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं, फैक्टर होते हैं, उसको समझिए। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है उस पर जो आरोपित बल हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस वस्तु का विस्थापन हुआ, वो दोनों चीजों को देखना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, दो प्रमुख घटक होते हैं आवश्यक तत्व, किसके लिए? कार्य के लिए। ठीक है, नोट डाउन जरूर करिएगा, पेपर में कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कार्य के लिए आवश्यक तत्व, दो इंपॉर्टेंट तत्व हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट जो मैंने बताया कि एक बल जरूरी है, बाह्य बल। क्या? बाह्य बल जरूरी है, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और सेकंड वन जो है वो है विस्थापन, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, पिंड का विस्थापन। एक बाह्य बल लगना चाहिए और दूसरा विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए,
तब हम कहेंगे कि जी हाँ कार्य जो है यहाँ संपन्न हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो हाँ यहाँ पे हम एक बार चेकआउट करते हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तभी जो है कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य का कॉन्सेप्ट समझ आया। जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है कि कार्य क्या है, एक भौतिक क्रिया है जिसमें यदि किसी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, मतलब विस्थापन होता है। अपनी स्थिति में एक स्थान से खिसक करके दूसरे स्थान पर चले जाता है, मतलब विस्थापन होता है। तब जो है कार्य होना कहा जाता है, वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, दो आवश्यक तत्व है इसके, एक बाह्य बल है और दूसरा विस्थापन। दोनों होंगे तभी जो है ये कार्य कहा जाएगा, अदरवाइज कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कार्य का जो परिभाषा है समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन जो मूलभूत चीजें हैं पॉइंट टू मैं दिखाते जाऊं टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखना है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, समझते जाना है और बस ये काम करते जाना। जितना मैं लिख रहा हूँ आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, शॉर्ट नोट बनेगा और पूरी चीजें आपको समझ आती जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है कार्य की गणना कैसे करें। ठीक है, कार्य की गणना आखिर कैसे करें, गणना कैसे करें, मेजरमेंट कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो गणना या कैलकुलेशन हेडिंग डाल के आप लिखिएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन इसको समझते हैं। कार्य की गणना कैसे करें, कार्य की गणना करने के लिए फिर से मैं वापस परिभाषा में जाऊंगा और परिभाषा से ही हमको सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर या पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु का विस्थापन होता है, समझते जाइएगा। ठीक है, यहीं से मैं यहाँ पे आपको कार्य का सूत्र याद करवा दूंगा। देखिए, कार्य जिसको हम वर्क कहते हैं, समझते जाइएगा बात। कार्य जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क, W से दर्शाएंगे, W इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे चित्र भी देखते जाइएगा, डायग्राम जो मैं यहाँ पे बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, भी समझते जाइएगा। इस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। F जो है हमारा फोर्स है, तो मैंने लिख दिया कार्य जो होगा F बल, समझ रहे हैं बात को, बल गुणा क्या हो जाएगा, गुणा कितनी दूरी तक ये विस्थापन हुआ। आपने बल लगाया तो यहां से मान लो ये यहां आ गया सपोज। ठीक है, तो यहां से आ गया तो ये जो है इसका विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन हुआ, d दूरी तक विस्थापित हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d हुआ, यहां से यहां आ गया। तो कार्य का सूत्र बन जाएगा F इंटू डी। ठीक, F इंटू डी, इतना याद रहेगा। ठीक, अब समझिएगा बात को कि हम बल जो लगा रहे हैं, ये तो अभी सीधा दिख रहे हैं, हो सकता है किसी ने इस तरह का बल लगाया, वस्तु रखा हुआ है, आपने ऐसा बल इस पे आरोपित किया, ऐसा बल लगाया, तो क्या हुआ, इसकी जो मूल स्थिति है, या यहां से एक क्षैतिज रेखा अगर हम खींचे, तब यहां से आपने जो बल लगाया उसके बीच एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और ये थीटा जो है, क्योंकि इसको क्षैतिज विस्थापन कर रहा है, इसलिए सूत्र में आपका आ जाएगा क्या, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को, तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपका सूत्र हो जाता है। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका गणना, कैलकुलेशन, किसी भी तरह का अंकी प्रश्न दे आपसे बन जाएगा। कार्य का ये जो है परमानेंट फॉर्मूला है, वर्क का परमानेंट फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, याद रखिएगा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये डायग्राम समझ आ गया ना। ठीक है, एक बार मैं इधर बता देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। एफ जो डब्ल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू जो है वर्क है, लिखते जाइएगा, वर्क या कार्य है। ठीक है, एफ क्या है, जहां एफ हमारे पास यहाँ बल है, बल या फोर्स है। ठीक है, डी क्या है, डी यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन या इंग्लिश में लिखे तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा। और क्या हमारे पास मिल रहा है, थीटा, थीटा जो है कोण है, एंगल है। ठीक है, कोण या एंगल है। क्लियर हो गया, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यहां तक चीजें समझ आ गई कि गणना कैसे करना है। यहाँ पे मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया हूँ गणना कैसे करना है। कार्य जो है, कार्य ए डब्ल्यू बराबर एफ डी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, समझ आ गया। मात्रा की बात करेंगे, धीरे धीरे समझते जाइएगा। अभी देखिए, अब आपको
इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। एकदम अच्छे से इसको याद कीजिए। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का मात्रक इधर कहीं लिख देते हैं हम लोग। कार्य का मात्रक जो है यहाँ लिख देता हूं। देखिए कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल। कैपिटल जे से दर्शाते हैं, जे फॉर जूल। ठीक है। एफ जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। एन से दर्शाते हैं। डी जो है क्या है? विस्थापन है। विस्थापन का मात्रक जो है मीटर में होगा। दूरी या विस्थापन मीटर में दर्शाते हैं, स्मॉल एम लिखिएगा। और कोण जो है ये जो होगा आपका अंश में होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, डिग्री में होगा। इस तरह से डिग्री या अंश, डिग्री लगाते हैं ना, बस ये इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अंश या डिग्री में होगा। इतना चीज आपको अगर पेपर में दिया हुआ है, अगर मान लो कोई आगे प्रश्न आता है, देखना मैं अभी आगे कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है दिया जाएगा पेपर में, क्वेश्चन में, और आपको ये वर्क डन निकालना होगा तो आप आसानी से इसमें मार रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो याद कर लीजिए, कार्य बराबर, कार्य मतलब क्या है? वर्क डन। वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। याद रहेगा सभी को। ठीक है, चलिए आगे जो है हमारा इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या क्या बताऊं, समझ गए सभी चीजों को। किसका मात्रक क्या होता है ये भी बता दिया मैं, यहाँ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब गणना ही कर रहे हैं अभी, गणना जो हमारा टॉपिक चल रहा है बस उसी में हम अभी आगे और कुछ चीजों को समझेंगे। तो कार्य की गणना कैसे करते हैं? तो मैंने सूत्र बता दिया। कार्य W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी कॉस थीटा। और कार्य का जो एसआई मात्रक है, समझिएगा बात को। ठीक है, मात्रक की बात करेंगे अब। कार्य का जो एसआई मात्रक है, ठीक है, गणना का जो क्वेश्चन है आगे मैं आपको कराऊंगा। गणना का क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। ठीक है, अभी मात्रक को समझते हैं। कार्य का मात्रक, तो दो इंपॉर्टेंट मात्रक आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को दिया जाता है। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक आप हमेशा याद रखिएगा। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। अब एसआई और सीजीएस क्या है? तो ये मात्रक की पद्धति है, मात्रकों की पद्धति है। ये मैं फिजिक्स में या कह सकता हूँ भौतिक या जो है एक आध क्लास में इसके लिए जो लूंगा। अभी तक तो क्लास प्रोवाइड नहीं कराया हूँ, मुझे ध्यान है जहां तक। तो एक फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, जहां हम मात्रक की बात करते हैं। हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रकों की पद्धति है एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति। अब एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ध्यान दीजिएगा, जूल होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दीजिएगा, JOULE जूल होता है। इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं। कार्य का एसआई मात्रक अगर पूछे, जूल पे टिक लगाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा सीजीएस मात्रक को देखिए। कार्य का सीजीएस मात्रक अगर पूछता है तो सीजीएस मात्रक इसका होता है अर्घ। क्या होता है? सीजीएस मात्रक इसका होता है अर्घ। अब ये पेपर में आता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्लियर हुआ? कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। अब इन दोनों के बीच एक संबंध होता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? पेपर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ। इसी को अगर उल्टा पूछ दे कभी पेपर में कि 1 अर्घ बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, तो 1 अर्घ बराबर 10⁻⁷ जूल होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दे रहा हूं मैं इस पे कि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ और 1 अर्घ बराबर 10⁻⁷ जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो होता है क्या? जूल। और जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है और 1 अर्घ बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। ठीक है, एक और मात्रक होता है कार्य का न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि आप कार्य का सूत्र जानते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। कार्य का सूत्र हमारा क्या होता है, यहां लिखता हूं, समझिएगा। कार्य का सूत्र W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी
cos थीटा। अब एफ यहाँ पे क्या है, एफ जो है क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और डी क्या है, दूरी या विस्थापन जिसका मात्रक होता है मीटर, और क्योंकि थीटा जो है डिग्री में होता है इसका मात्रक नहीं लिखते, ठीक है, मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये न्यूटन मीटर जो है एक्चुअल में न्यूटन मीटर वही जूल है जिसको न्यूटन मीटर कहा जाता है, मतलब न्यूटन मीटर और जूल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कार्य का एक अन्य मात्रक अगर आपको कभी कोई पूछ दे तो ये न्यूटन मीटर ही होता है, जो एसआई मात्रक में ही लिखते हैं, ठीक है। कार्य का एक एसआई मात्रक न्यूटन मीटर ही होता है, ठीक है। जूल मतलब न्यूटन मीटर, NM, जूल का मतलब ही न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। हालांकि इसको जे से दर्शाते हैं, कैपिटल जे से, जूल से, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सूत्र के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया कि एफ जो है बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और डी जो है विस्थापन है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर इसका एक मात्रक होता है, अन्य मात्रक। कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ तक का टॉपिक समझ आया आपको, ठीक, आगे चलते हैं, आगे और इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। कार्य जो है यहाँ पे देखिएगा, कार्य की प्रकृति कैसे हो सकती है, ठीक है, नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द वर्क, कार्य की प्रकृति। अब समझिए कार्य की प्रकृति कैसे हो सकती है, ठीक है, कार्य का नेचर कैसा हो सकता है। तो किसी भी कार्य को करते हैं जब, तो इसकी तीन प्रकृति हो सकती है, तीन प्रकृति या तीन तरह का नेचर ये दर्शाता है। कौन कौन सा नेचर दर्शाता है समझिएगा, ठीक है। किसी भी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं, कार्य क्या है, इसको फिर से वापस आते हैं परिभाषा में जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो या तो वो पिंड जो है विस्थापित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, या तो नहीं हो। अगर वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है तब हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है, अर्थात कार्य का जो अगर नेचर की बात करें या प्रकृति की बात करें तो शून्य कार्य हुआ है, कहते क्या कहेंगे, शून्य कार्य हुआ है। अगर हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, मान लो ये वस्तु रखा हुआ है, अगर मैंने इधर बल लगाया इस दिशा में और ये वस्तु इसी दिशा में भाग रहा है, बल लगाया और ये अपना जगह छोड़ के इसी दिशा में भाग रहा है, मैंने इधर से बल लगाया और ये वस्तु इधर से इसी दिशा में अगर भाग रहा है, तब हम कहेंगे कार्य हुआ है। और ये कौन सा कार्य हुआ है, तो ये धनात्मक कार्य हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है, क्योंकि हमने जिस दिशा में बल लगाया था उसी दिशा में ये जो है क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, इसलिए धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क कहा जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रकृति समझ आया, पहला प्रकृति समझ आया, ठीक है। तो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, मतलब बल की दिशा, बल की दिशा, और यहां लिखूं समझिएगा, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा, दोनों दिशा क्या होंगी, समान होंगी। दोनों दिशाएं अगर समान है तब हम कहेंगे कि कार्य कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक कार्य हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क हुआ है। क्लियर है, तो पहली प्रकृति समझ आ गया, ठीक। अगले में चलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हमने बल लगाया इस दिशा में बल लगाया, लेकिन वो बल के कारण वापस जो है हमारी ओर ही अगर ये क्या करता है, विस्थापित होता है। बल हमने इधर लगाया, ठीक है, लेकिन वापस वो हमारे ओर ही स्थापित हो रहा है। जैसे स्प्रिंग वगैरह में आप देखिएगा, स्प्रिंग को हम दबाते जरूर है, लेकिन स्प्रिंग क्या करता है, वापस अपने पोजीशन पे आता है, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ अगर बल लगाया और ये अगर इस दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में बल लगाने के बाद ये इसी दिशा में स्थापित होता है, ठीक है, तब ऐसे कार्य को कहते हैं ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क, ठीक है, ऋणात्मक कार्य कहा जाएगा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा निगेटिव वर्क। तो आपको ये चीजें समझ आ गई कि धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है, अगर हमने बल इस दिशा में लगाया तो वस्तु विस्थापन इस दिशा में होगा, वस्तु जो है अपना पोजीशन चेंज इस दिशा में करेगा। ऐसे ही स्थिति को या इस तरह की बल कार्य की प्रकृति को ही ऋणात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा अगला जो है ये है शून्य कार्य। मैंने कहा ना कि मान लो आपको दीवार को धक्का देने बोला मैंने,
आपने पूरी ताकत से पसीने पसीने होकर के दीवार को धक्का दिया, लेकिन दीवार जो है अपनी जगह से ना टस हो रहा है ना मस हो रहा है। दीवार अपनी जगह से सरक ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई दीवार कहाँ आपका बल और कहाँ दीवार का भार। ठीक है, क्या ये दोनों या आपका बल जो है संभव है कि दीवार को सरका दे? ठीक है, तो ये सरका नहीं सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। इस स्थिति में आपने कार्य तो किया, कार्य आपने भरपूर किया, आप तो पसीने पसीने हो गए भाई, लेकिन कार्य का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इसलिए क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं वस्तु का, तब हम कहेंगे ऐसी प्रकृति को कि शून्य कार्य हुआ है। कैसा कार्य हुआ है? शून्य कार्य हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं जीरो वर्क, शून्य कार्य। ठीक, अब ये ज्यादातर कैसे होता है, कब होता है, इस चीजों को समझिए। ठीक है, क्योंकि मैंने एक सूत्र बताया था कार्य का, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा का जो मान है वो शून्य से एक के बीच में होता है। कॉस का मान शून्य से एक के बीच में होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ थीटा के जगह में, ध्यान रखिएगा, थीटा की जगह में अगर मैं यहाँ रख देता हूँ शून्य अंश, तो हमारा कॉस शून्य अंश का मान क्या होगा? कॉस शून्य अंश का मान होता है 1। लेकिन अगर इसी थीटा के जगह में हम रख देते हैं 90 अंश, तब हमारा कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 का मान होता है 0। तो कॉस 90 का मान 0 होता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर लंबवत बल लगाते हैं, लंबवत बल मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, कि उसके बीच कोई भी कोण नहीं है। मैंने बताया था डायग्राम कुछ इस तरह से कि ये वस्तु है, इस पर हम कुछ इस तरह से बल लगाते हैं तो यहाँ पे एक कोण बनता है। मान लो ये कोण इस तरह से हो गया कि हमने इधर इस तरह से इस वस्तु पर बल लगाया ऊपर, तो यहाँ पे कोण कितना बना? यहाँ पे जो कोण बना वो बना 90 अंश का, और 90 अंश का कोण बना तो ये वस्तु कहीं भी खिसकेगा ही नहीं, कहीं भी विस्थापित नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर 90 अंश, जहाँ पे थीटा का मान 90 होगा, वहां पर वस्तु का कार्य या जो आपने कार्य किया वो शून्य होगा। ठीक है, मतलब थीटा बराबर 90 अंश पर, ठीक है, थीटा का मान 90 अंश जैसे ही होगा तब कार्य शून्य होगा। ठीक, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सा चीजों को समझना है। हो सकता है आप नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कॉस का कॉन्सेप्ट है, आपने 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा ना, साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है। तो कॉस का मान जो है अगर थीटा की जगह में शून्य रखेंगे तो सबसे ज्यादा होता है, कॉस शून्य अंश का मान 1 होता है। जबकि अगर थीटा की जगह में अगर मैं 90 रख देता हूं तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से जो कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई आपको? कार्य की प्रकृति क्या हो सकती है? तो कार्य जो है 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। किस स्थिति में धनात्मक, किस स्थिति में ऋणात्मक और किस स्थिति में जो है शून्य होता है, ये मैंने बता दिया। अब कुछ उदाहरण से मैं आपको और डिटेल से इसको बताता हूँ कि धनात्मक कार्य कब होगा। पेपर में आता है भाई ये सब क्वेश्चन, जो है जितना मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे आपको पता है प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और 60 अंक का जो क्वेश्चन है आपका जनरल साइंस से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव या धनात्मक कार्य की, धनात्मक कार्य, तो धनात्मक कार्य सबसे पहले इसकी प्रकृति में सबसे पहला प्रकृति हम देखते हैं धनात्मक कार्य को। धनात्मक कार्य का ये प्रकृति होता है कि जिस दिशा में हम बल लगाते हैं विस्थापन भी उसी दिशा में होता है। ठीक, सबसे पहली बात तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या होती है? समान होती है। यहां तक समझ आ गया? चलिए तो हम बात करते हैं धनात्मक कार्य का। धनात्मक कार्य के बारे में और समझते हैं डिटेल से कि धनात्मक कार्य आखिर होगा कब। तो धनात्मक कार्य के लिए वापस हम सूत्र पे चलते हैं। आप सभी को सूत्र याद हो गया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा में यहाँ थीटा का बहुत बड़ा रोल है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉस में जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। मतलब यदि इस थीटा के जगह में 0 रख देंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। और इस थीटा की जगह में अगर हम 90 रख देंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब समझिएगा, धनात्मक कार्य अगर हमको चाहिए तो एक वस्तु पर हम जब बल लगा रहे हैं,
ये किसी वस्तु पर जब हम बल लगा रहे हैं, ये पिंड है, इस पर जब हम बल लगाते हैं तो इस पर बल लगाने वाला जो बल है हमारा, उन दोनों के बीच, इस क्षैतिज रेखा और बल के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, ये बल जो हम लगा रहे हैं इसे ही हम थीटा कहते हैं, यही थीटा कोण कहलाता है। और इस कोण का मान जो है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा कहने का मतलब ये, यहां देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 90 होगा, 90 डिग्री जैसे ही होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो 90 से बड़ा होना चाहिए, इससे 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। मतलब अगर किसी धनात्मक कार्य की बात अगर हम करें तो थीटा जो है, थीटा का मान क्या होना चाहिए, समझना बात को, थीटा का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है, और 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा अर्थात 90 जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन बनेगा कि 90 बड़ा होना चाहिए थीटा से, या थीटा छोटा होना चाहिए 90 से, और थीटा जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब 0 से बड़ा तथा 90 से कम, ठीक है। 0 से अधिक लेकिन 90 से कम होगा तब जो कार्य होगा वही धनात्मक कार्य होगा। कार्य की प्रकृति में धनात्मक कार्य समझ आया। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे देते हैं, ठीक है। उदाहरण आप यहाँ पे समझिएगा। उदाहरण नंबर, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण नंबर पहले की बात करते हैं, ठीक है, कि जब मान लो किसान हल चला रहा है तो यहाँ जो बैल है, किसान क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं बैलों की सहायता से। तो जो बैल है, बैल जो है इस तरफ, इस दिशा में चल रहे हैं, मतलब बल जो लगा रहे हैं बैल उस दिशा में लगा रहे हैं। तो जो हल जो है जमीन को जो खुदाई करते हुए जाएगा, ठीक है, वो भी इसी दिशा में जाएगा, क्योंकि बल इधर लगते हुए जा रहे हैं, हल चला रहा है इस तरह से हल चला रहे हैं, ठीक है, बल जो बैल इधर खींच रहा है, तो ये हल जो है इधर चलते जाएगा और इस तरह से जमीन में जो है खुदाई होते जाएगी, ठीक है। मतलब बल और विस्थापन दोनों की दिशा, बैल द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, समान है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा धनात्मक कार्य, ठीक है। पॉजिटिव वर्क अच्छे समझ आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो कोई कहता है कि कार्य का मान अधिकतम कब होगा, किस अंश पर अधिकतम होगा, तो मैं आपको क्लियर कट यहाँ बता दिया हूँ, कार्य का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है, मतलब थीटा का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा, कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए कार्य का मान सबसे ज्यादा कब हो सकता है, तो 1 में हो सकता है। मतलब यदि थीटा का मान 0 डिग्री है कहीं पर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 पर, नोट डाउन करते चलना है यहाँ पे, थीटा बराबर 0 पर कॉस 0 का मान 1 होता है। अतः कार्य क्या होगा, वर्ग जो है अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अगर पेपर में आपसे पूछता है कि कार्य का मान अधिकतम किस कोण पर होगा, किस अंश पर होगा, तो याद रखिएगा 0 डिग्री पर होगा, 0 अंश या 0 अंश पर कार्य का मान अधिकतम होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझ आ गई। इस सूत्र से ही पूरा खेल इस सूत्र से चालू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है कार्य का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो पहला था धनात्मक कार्य, आगे चलते हैं ऋणात्मक कार्य में। ऋणात्मक कार्य या निगेटिव कार्य, जो सेकंड कार्य की प्रकृति हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया, उसको समझिए। सेकंड जो है निगेटिव या ऋणात्मक कार्य, ठीक है। आखिर ये ऋणात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य। अब निगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जस्ट उल्टा है। अब जो होगा, बल की दिशा अगर इधर लगाई जा रही है तो होने वाला विस्थापन इधर होगा, मतलब बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। सबसे पहला चीज तो ये निकल के सामने आता है, ठीक है। बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी ऋणात्मक कार्य में, ठीक है। वस्तु का विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगी। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर कोण का मान, ये थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक इस दिशा में,
ठीक है, मतलब देखिए अगर ये इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं हर बार, तो यहाँ पे हम कोण लगाते हैं, यहाँ थीटा कोण बनाया हुआ है, बल जो लगा रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री लगेगा, यहाँ से अगर कोई बल लगता है तो 90 डिग्री लगेगा, एफ जो लगा रहे हैं 90 डिग्री। लेकिन अब जो है ऋणात्मक कार्य अगर हमको होना है या करना है या पाना है, तो हम क्या करेंगे, जो बल लगाएंगे वहां पे जो एंगल होगा, कोण होगा, वो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होगा। तो थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा, लेकिन ये थीटा का मान 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। कब, ऋणात्मक कार्य में। ऋणात्मक कार्य का यही कंडीशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा बस 90 अंश से अधिक, ये बड़ा का चिन्ह है, थीटा का मान 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। इतना आपको ये जानकारी रखना है। ठीक है, अब देखिए, जब किसी गेंद को हम ऊपर की ओर उछालते हैं, फेंकते हैं, तो गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। ये इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। जबकि गेंद जो हमने बल लगाया वो ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन वो नीचे गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में अगर बात करें तो ये ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, गेंद जो है ऊपर, गेंद जो हमने फेंका वो ऊपर की तरफ फेंका। गेंद जरूरी नहीं, कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर की ओर फेंकते, मतलब बल आप ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो उस वस्तु का विस्थापन होगा कुछ देर तक तो जाएगा ऊपर, बट कुछ देर बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। मतलब आपने बल इधर लगाया और वस्तु का विस्थापन नीचे की ओर हुआ, बल इधर विस्थापन इधर। ठीक है, विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए ऋणात्मक कार्य होगा। गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो गेंद की गति की दिशा के कारण वो ऊपर तक जाएगा, लेकिन उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होगा। तो ये चीजों को आप समझ गए, ऋणात्मक कार्य अच्छे समझ आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लेना और ये जरूर आप ये याद रखना है। ठीक है, अब कार्य की, ऋणात्मक कार्य में ही हम बात करते हैं, कार्य का न्यूनतम मान कब होगा। कभी कभी पूछेगा, अधिकतम मान तो मैंने बता दिया। तो थीटा का मान सबसे कम कहां पर होता है, थीटा का मान जो है, यदि थीटा बराबर 90 अंश होता है तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, आप सभी को पता है। और यहीं पे न्यूनतम मान हो सकता है क्या, cos 90 अंश का मान कितना होगा, cos 90 अंश का मान 0। तो जो ये होगा वर्क W 0 होगा, लेकिन ये सबसे छोटा वैल्यू नहीं है, सबसे छोटा वैल्यू नहीं, इससे भी छोटा होता है। कब, यदि थीटा का मान हम कितना रख दें, 180 अंश रख दें। थीटा का मान अगर हम 180 अंश रख देते हैं तो cos 180 अंश, cos 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, ऋणात्मक में चले जाता है, ऋण 1 होता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्क मिलेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में जब हम मान रखते हैं cos 180 अंश का मान ऋण 1, तो ऋण में आंसर आएगा और ऋण छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है ऋण। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि सबसे अधिकतम मान कहां पर होगा, तो cos 0 में सबसे अधिकतम मान होगा किसका, कार्य का अधिकतम मान 0 अंश पे होगा, जबकि कार्य का न्यूनतम मान 180 डिग्री 180 डिग्री पर होगा। कैसे और क्यों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इस तरह से इसका मान जो है अगर हम यहाँ पे रखें तो कुल मिला के हमारे पास W बराबर, अगर 180 अंश यहाँ रख देते हैं तो ये ऋण 1 यहाँ आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण FD हो जाएगा। और ऋणात्मक में अगर इसका वैल्यू आता है, मान आता है, मतलब ये 0 से भी छोटा है, अर्थात ये सबसे न्यूनतम मान है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 180 अंश पे होगा किसी भी कार्य का न्यूनतम मान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शून्य कार्य क्या होता है वो भी देखते हैं। पेपर में शून्य कार्य से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो आप शून्य कार्य को समझिएगा, 0 वर्क, थर्ड जो प्रकृति है, तीसरा प्रकृति, शून्य कार्य, शून्य या 0 वर्क, 0 वर्क। अब 0 वर्क किस कंडीशन में हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकते हैं। कैसे समझिए, क्योंकि सूत्र होता है हमारा W = F × D × cos थीटा, ये मैंने बताया, ये हमारा सूत्र होता है किसका, कार्य का। ठीक है, अब इसके लिए 3 स्थिति संभव है, या तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए।
ठीक है, मैं या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो बल शून्य हो, तो शून्य कार्य कब होगा, ठीक है, पहला स्थिति पहला शून्य कार्य कब होगा, तो पहला स्थिति जब एफ जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। बल ही 0 होगा तो विस्थापन कहां से होगा, बातें ही नहीं है, फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, जैसे गुब्बारे का हवा में उड़ना, अच्छा उदाहरण है। जब हम यहाँ पे बल दे ही नहीं रहे हैं, किसी वस्तु पर शून्य बल, कोई भी बल आरोपित नहीं कर रहे, फिर भी हवा में उड़ के वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, समझ रहे, वो शून्य कार्य कहलाए। गुब्बारे का हवा में उड़ना, शून्य वैल्यू, ठीक है, एफ का मान 0। ठीक, दूसरा स्थिति है, सेकेंड स्थिति आप लिखिएगा, जब विस्थापन या डी का मान क्या हो जाए, डी 0, मतलब विस्थापन शून्य हो। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि आप भाई दीवार को धक्का दीजिए, दीवार को अगर आप धक्का देते हैं, दीवार पे धक्का लगाते हैं, पूरी ताकत से आप धक्का लगाएंगे, लेकिन दीवार में विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा। इस तरह से दीवार में विस्थापन क्योंकि नहीं हो रहा है तो विस्थापन शून्य कहा जाएगा, और इस तरह जो कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन और हो सकता है, कौन सा, सोचिए कि थीटा का मान जो है ये किसी स्थिति में 0 हो जाए। 0 मतलब यहां पे हमको 0 मान मिले, और मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि कॉस थीटा की जगह में अगर मैं 90 अंश रख देता हूं, कॉस 90 अंश रख देता हूं, तो आंसर 0 आता है। मतलब अगर किसी वस्तु को सीधा सीधा या सीधे सीधे उस पर बल लगाया जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कोई कुली है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक कुली है, वो क्या करता है, इस तरह से बोझा उठाता है, बोझा उठा करके चल रहा है, ठीक है, बोझा उठाया, तो जो बोझ है, बोझ या कह सकते हैं सामान का बोझ, ठीक है, या वजन, ये जो है किधर लग रहा है, इस कुली पे सीधे सीधे लग रहा है, सीधे सीधे अर्थात अगर बात करें यहाँ तो 90 अंश पर लग रहा है, 90 अंश पर, और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। मतलब अगर कोई कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलता है और अपने सिर पर रखे भार पर अपने सिर पर भार रख के चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि भार जो लगाया गया है उसके ऊर्ध्वाधर लगाया गया है। समझ रहे बात को, इस तरह से ऐसे ऊर्ध्वाधर लगता है, मतलब 90 अंश का कोण होता है, इसलिए कह सकते हैं इसका मान जो होगा क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा ना, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो बाकी इसने बल तो लगाया, विस्थापन भी किया, एक जगह से दूसरे जगह तक, लेकिन चूंकि ये थीटा 90 होने की वजह से इसका मान 0 हो गया, इसलिए कोई भी कार्य नहीं होगा। ये पेपर में आता है कि जब कोई कुली किसी सामान को उठा करके रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो उसके सिर पर रखे गए, उसके सिर पर भार जो रखा गया है उस पर किया गया कार्य 0 होता है। उसके सिर पर भार तो रखा गया, 50 किलो 60 किलो बेचारा उठा के ले जाएगा, लेकिन उस पर जो भार लगा है वो 0 होगा। क्लियर हो गया, ठीक, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आज के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक आंकिक प्रश्न यहाँ पे देता हूं, और ये कार्य का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक आंकिक प्रश्न देता हूं, फिर अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम क्या करेंगे, एक और पार्ट लेकर के आएंगे कार्य का, जिसमें हम एमसीक्यू कराएंगे, और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उससे क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो एक पहले आंकिक प्रश्न देख लेता हूं। मान लो एक कार है, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कार है, उस पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसको 20 मीटर मान लो विस्थापित किया जाता है। एक कार पर 50 न्यूटन का बल, ठीक है, क्वेश्चन रखा हूं मैं, 50 न्यूटन का बल लगाकर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे 20 मीटर क्या किया जाता है, विस्थापन, उसे 20 मीटर का विस्थापन, 20 मीटर का विस्थापन 60 अंश के कोण पर होता है, 60 अंश कोण पर होता है। उसका जो विस्थापन होता है ना 60 अंश के कोण पर होता है, तब कार्य की गणना कीजिए। मान लो एक सवाल आ गया, कार्य की गणना कीजिए, ये इस तरह से। अब आपको मैंने सिखाया था कि कार्य का सूत्र होता है W = F × D × cos
थीटा। अब एफ जो है बल होता है, बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन। बस आपको क्या करना है, मान रखना है। तो 50 गुणा डी का मान कितना दिया है मीटर में, देखो ये न्यूटन और ये मीटर फिक्स है, ठीक है, मान रखते जाओ 20 मीटर। और थीटा का मान यहाँ दे दिया है कितना 60 अंश, तो cos 60 अंश आपने रख दिया। cos 60 अंश का अब आपको मान थोड़ा जानने में दिक्कत हो सकता है। cos 60 अंश मान लो यहाँ पे रख दिया है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, याद रखिएगा। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। याद नहीं है तो साइन कॉस वाला वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। कक्षा 10वीं में आप सभी ने पढ़ा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैथ्स वाले नहीं है सर, आपने 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा ना। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अगर जब हम इसको हल करेंगे तो बटे में 2 है, इसलिए इसको कटा दोगे आप, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और आपके पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा W = 50/500, और 500 जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, यही आपका आंसर होगा कार्य की गणना जो आपको करना था, ठीक है। ये पूरा क्लियर है, आपको समझ आया। तो जैसा क्वेश्चन दिया बस आपने उसी तरह से हल किया, सिर्फ आपको ये चीजों को समझना है। और यहाँ पे cos 60 अंश आपको परेशान कर सकता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, cos 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और cos 90 अंश का मान होता है कितना, cos 90 अंश का मान होता है 0। उतना अगर वैल्यू आपको पता है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे और जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लेकर के आऊंगा, जितना हमने कार्य से संबंधित जो कॉन्सेप्ट सीखा पढ़ा, बस उसी का एमसीक्यू लेकर के आऊंगा जो है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। जल्द ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन किया जाएगा CG व्यापक द्वारा, है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।